नमस्कार, सुप्रभातम। स्वागत है आपका अपना जिला के ताज़ा तरीन बुलेटिन में। और अपना जिले के इस बुलेटिन में हम अपना जिला की टीम के साथ आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं के और नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जानी थाना क्षेत्र में किशोरी लाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। 1 लाख की सुपारी देकर चारों भाइयों ने कराई थी किशोरी लाल की हत्या। किशोरी लाल का नाम आया था एक भाई की हत्या में। हाल ही में जेल से छूट कर आया था किशोरी लाल। घने इलाकों के गोदामों में आग दे रही है हादसों को दावत। 24 घंटे में दूसरी बड़ी घटना। लिसाड़ी गेट की पावरलूम फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर पाया काबू। पहुंचने में भी थी दिक्कत। मवाना और मवाना रोड पर नहीं रुक रही हैं दुर्घटनाएं। मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर में युवक की मौत, पत्नी और बच्चा घायल। जैदीनगर के युवक की पिस्टल के साथ वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। लोहिया नगर के डंपिंग ग्राउंड के कूड़े के पहाड़ पर लगी आग। तीसरे दिन भी बेकाबू। नगर आयुक्त को खुद संभालना पड़ा मोर्चा। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट मामले में व्यापारियों को लगा कड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल समय बढ़ाने की याचिका खारिज। पुराने आदेश पर तत्काल अमल करने के लिए आवास विकास को आदेश। सेंट्रल मार्केट के 661/6 पर हो सकती है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कभी भी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रयासों से 55 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों का वितरण प्रधानाचार्यों को हुआ संपन्न। यूनिसेड ने दिया सहयोग। बीएस से आशा चौधरी ने दिया धन्यवाद। और 200 से ज्यादा चैन स्नैचिंग करने वाला परवेश आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा। पीसी में हुआ खुलासा। 113 मुकदमे दर्ज है परवेश पर। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस की बात कर ले। पुलिस का गुड वर्क किस तरीके से होता है ये तो हम पुलिसनामे में आपको बताएंगे, लेकिन जानी थाना क्षेत्र के सिवाल खास में जो किशोरी लाल की हत्या हुई थी उसमें एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने एक बड़ा खुलासा करते हुए इस केस के तार खोल दिए हैं। 1 लाख की सुपारी के चलते की गई थी हत्या किशोरी लाल की। गुलशन कुमार ने उधार के 30,000 रुपए लिए थे। उसको वसूलने की एवज में 1 लाख रुपए की सुपारी देकर गुलशन से किशोरी लाल की हत्या करवाई गई थी। सोमवार रात पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने मेरठ बागपत हाईवे पर 1 घंटे शव को रखकर जाम कराया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने इस केस का खुलासा करते हुए बताया कि सुपारी लेकर हत्या कराने का आरोपी गुलशन सिवाल खास में अपने मामा के यहाँ रह रहा था। विकास के भाई गुलशन से उसकी पुरानी दोस्ती है। किसी काम के लिए कुछ समय पहले विकास के भाई गुलशन कुमार से गुलशन ने 30,000 रुपये उधार लिए थे और अब वो अपने रुपए मांग रहा था, मगर गुलशन के पास रुपए नहीं थे। 20 दिन पहले किशोरी लाल के जेल से छूट कर आने के बाद गुलशन ने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ये साजिश रची। उसने बात कर हत्या के लिए उसे तैयार कर लिया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के अनुसार गुलशन ने करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन किशोरी लाल की रेकी की, क्योंकि गुलशन को पता था किशोरी लाल रोज़ाना सुबह 6:15 बजे के करीब अंबेडकर भवन के पास दूध लेने जाता है और तभी से उसके पीछे लग गया था। सोमवार सुबह आरोपी ने वहां पहुंचकर किशोरी लाल के माथे पर कट्टा रखकर गोली चला दी और उसकी हत्या कर दी और दूसरे रास्ते से निकलकर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को इस खुलासे के बारे में पता चला। पुलिस ने एम्बुलेंस में शव को रखकर गांव पहुंचाया था और पोस्टमार्टम के बाद जब गांव में शव पहुंचा तो जानी गंग नहर पर शव रखकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और 7 बजे तक जाम लगाया गया। मेरठ बागपत हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। समझाने के बाद भी ग्रामीण नहीं माने तो पुलिस ने शव को जबरदस्ती कब्जे में ले लिया और दाह संस्कार के लिए भिजवा दिया। परिजनों ने घर पर भी मृतक किशोरी के शव का दाह संस्कार से इनकार कर दिया। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से दाह संस्कार कराया। इस पूरी कहानी में, इस पूरे सनसनीखेज हत्याकांड में एक बार फिर
पुलिस की भूमिका नकारात्मक आई है। कितने एसओ बदले जाएंगे, कितने पुलिस वाले बदले जाएंगे, कितने चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई होगी, ये अब मेरठ पुलिस को जानी थाना क्षेत्र के क्राइम ग्राफ को देखकर फैसला लेना है। चलिए आपको पर्यावरण को बचाने की अपील के साथ लेकर चल रहे हैं लोहिया नगर डंपिंग यार्ड। जी हाँ, लोहिया नगर डंपिंग यार्ड के आसपास का क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। शास्त्री नगर, जागृति विहार, मेडिकल और गढ़ रोड के पास तक अगर पॉल्यूशन पहुंच रहा है तो आप कहेंगे कि हाँ, ये लोहिया नगर डंपिंग यार्ड में जले हुए कूड़े के कारण है। और अगर यही धुआं आपको हापुड़ रोड के पल्ली तरफ की सारी कॉलोनीज में परेशान कर रहा है तो फिर आप क्या कहेंगे। जी हाँ, आप कुछ कहें या ना कहें, लेकिन नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने तीसरे दिन खुद मोर्चा संभाला और अपर नगरायुक्त प्रमोद कुमार और प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह को निर्देश दिए गए थे कि वातावरण को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन वो अपनी कार्रवाई में फेल हुए। आग लगने से, पॉल्यूशन होने से जो लोगों को परेशानी हो रही थी, उसको लेकर अब लोहिया नगर डंपिंग यार्ड में खुद रात को मोर्चा संभाला सौरभ गंगवार नगरायुक्त मेरठ ने। वहां की आग धधकती जा रही है, वो अलग बात है, उस पर पानी डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नगरायुक्त भी कितने घंटे खड़े रहेंगे। यहाँ पर नगर निगम की एक साजिश सामने आ रही है, जिस साजिश के तहत ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग किसने लगाई, क्योंकि पहाड़ के इस कूड़े को निस्तारण करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, एनजीटी के आदेश हैं, बार बार फटकार लगती है नगर निगम के अधिकारियों पर। ऐसे में आग लगाने के पीछे नगर निगम की कोई साजिश है या नहीं, इसकी चर्चा क्षेत्र में है। मवाना और मवाना रोड पर लगातार दुर्घटनाएं हमें बता रही हैं कि पुलिस के इंतजाम और बेलगाम दौड़ते वाहन दुर्घटनाओं का सबब है। मवाना के हस्तिनापुर रोड पर रोडवेज बस स्टैंड के पास सोमवार देर शाम 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जो हमको खबर मिली है उसके अनुसार मवाना थाना क्षेत्र के गांव मीवा के रहने वाले विकास अपनी पत्नी मीनाक्षी और 3 साल के बेटे के साथ सोमवार शाम हस्तिनापुर किसी काम से जा रहे थे। वापस आते समय मवाना के रोडवेज बस अड्डे के निकट मवाना की तरफ से बाइक पर सवार होकर जा रहे बाइक सवार ने उनकी मोटरसाइकिल में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, दोनों बाइकों पर सवार सभी 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया तो एम्बुलेंस ने घायल विकास और उनके परिवार को लेकर मवाना सीएचसी पहुंची, जहां गंभीर हालत को देखते हुए विकास को मेरठ रेफर कर दिया गया सूर्या हॉस्पिटल, जबकि दूसरी बाइक पर सवार तीनों घायल को भी गंगानगर के सूर्या अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्चे का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, मवाना बस अड्डे के पास और मेरठ रोड पर कहीं पर भी विशाल श्रीवास्तव जो एसओ हैं और ट्रैफिक पुलिस है हमें दिखाई नहीं देती। जी हाँ, ये लोग किस तरीके से पुलिसिंग कर रहे हैं, इस बात पर भी एसएसपी को जांच करनी चाहिए, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वो अलग बात है, डीआईजी कलानिधि नेतानी ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आते ही सख्त आदेश दिए थे, लेकिन लगता है मवाना थाना के एसओ की टीम उनके कंट्रोल में नहीं है। तभी मवाना थाने की पुलिस की टीम उगाही करते हुए तो देखी जा सकती है, लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कहीं पर भी निगरानी करते हुए नजर नहीं आती। अवैध हथियारों की मंडी कहां पर है, अवैध हथियारों के तस्कर कहां पर रहते हैं, अवैध हथियारों का जखीरा कहां पे पकड़ा जाता है, यह आपको मालूम है। नौचंदी थाना क्षेत्र, प्रतापपुर थाना क्षेत्र और लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र, हाँ, अभी तक गंगानगर इनकी लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि गंगानगर में भी कुछ
कॉलेज के स्टूडेंट अवैध हथियारों के साथ गाय बगाए घूमते नजर आते हैं, लेकिन गंगानगर पुलिस का चेकिंग अभियान टाइम फिस है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जयदीनगर के युवक की, जिसकी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई है जिसमें वो अवैध हथियार के साथ नजर आ रहा है और युवाओं पर ये जो अवैध हथियारों का जुनून है सिर चढ़कर बोलता है। सोशल मीडिया पर जयदीनगर के युवक की अवैध पिस्टल के साथ जो फोटो वायरल हुई है उसके बाद जांच शुरू हो गई है। सूफियान ब्रांडेड नाम के सोशल मीडिया अकाउंट पर अवैध पिस्टल के साथ जयदीनगर के इस युवक की फोटो जमकर वायरल हो रही है। नौचंदी थाना इलाके के जयदी फार्म के रहने वाले इस युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ फोटो और वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन तो करती है, लेकिन पुलिस का डर कहीं लोगों में नज़र नहीं आ रहा है, युवाओं में नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन युवकों के पास अवैध पिस्टल कहां से आती है। आपको बता दें, एक चर्चित लेडी के केस में भी वो लेडी अवैध हथियारों के साथ मोटरसाइकिल पर एक युवक के साथ जाती हुई नजर आई थी, उस पर भी पुलिस ने कोई केस नहीं किया है। सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए बुरी खबर है। सेंट्रल मार्केट में आवास विकास की रेजिडेंशियल जमीन पर बनी हुई कॉमर्शियल दुकानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते की राहत के बाद सेंट्रल मार्केट की 661/6 बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एप्लीकेशन पिटीशन को खारिज करते हुए आवास विकास मेरठ को ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए हैं। जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद अब आवास विकास मेरठ की टीम के पाले में गेंद डाल दी गई है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देना है आवास विकास को। पुलिस फोर्स की मांग कर रही है आवास विकास की टीम। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद व्यापारी खासे परेशान है और कोई भी कैमरे के आगे बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड व्यापारियों का ये कहना है कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका कोर्ट में दाखिल की हुई है, जिस पर सभी व्यापारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके साथ ही सेंट्रल मार्केट की करीब 1500 दुकानों को भी नोटिस जारी कर दिया है, जिस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जब हमने इस मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से पूछने की कोशिश की कि व्यापारियों के साथ क्या कार्रवाई की जाएगी, तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि वो व्यापारियों के साथ हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और बीजेपी सरकार जो है वो व्यापारियों के हित को साधने के लिए तैयार है। आवास विकास और सेंट्रल मार्केट के बीच चली आ रही इस ज़मीनी जंग में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही हस्तक्षेप किया, वैसे ही सेंट्रल मार्केट के सबसे पहले 661/6 की जो ये एक यहाँ पे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके ध्वस्तीकरण के आदेश अब सुप्रीम कोर्ट ने पारित कर दिए हैं। और आज जो ये सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिए हैं आवास विकास को, और अब आवास विकास जल्दी ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस पूरी बिल्डिंग पर करेगी। सेंट्रल मार्केट की ये जो बिल्डिंग है, ये 661/6 ये पूरे माना जाता है एक कॉम्प्लेक्स ये पूरा बना हुआ है, जिसमें तकरीबन 24 दुकानें हैं। और इन 24 दुकानों के ध्वस्तीकरण के जो आदेश हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने पारित कर दिए हैं। जस्टिस R महादेवन और जस्टिस JB पार्डीवाला की जो पीठ थी, उन्होंने ये निर्णय लिया और आज जो सुनवाई हुई उस सुनवाई में इन 24 दुकानों के इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, जिसको 661/6 के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, सेक्टर 6 में ये लगता है, उसके ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके बाद जितने भी व्यापारी हैं उनमें खलबली मच गई है और सभी व्यापारी अब परेशान हैं कि अब किस तरीके से आगे की जो है रणनीति बनाई जाएगी। चूँकि पुनर्विचार याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में वो दाखिल की हुई है, उसका इंतज़ार है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका में किस तरीके से निर्णय लेगी। लेकिन फ़िलहाल जो आज 3 हफ्ते का समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो समाप्त हुआ। और समाप्त होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश आवास विकास को दे दिए हैं। अब ये पूरा निर्णय आवास विकास के ऊपर टिका हुआ है कि वो कब इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे करता है। चूँकि
आवास विकास की अगर माने तो अधिकारियों का ये कहना है कि देर नहीं की जाएगी और जल्दी ही ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे अमल में लाई जाएगी। पुलिस फोर्स मांगा जाएगा और पुलिस फोर्स मांगने के साथ ही जो यहाँ पे ध्वस्तीकरण है वो कर दिया जाएगा। फिलहाल आज कोई भी व्यापारी इस मसले में बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर किसी के चेहरे पर दुख है, हर किसी को दुख है कि एक लंबा समय यहाँ पे जो उन्होंने व्यापार का किया, अब उनका व्यापार ध्वस्त होने जा रहा है। ऐसे में जो पुनर्विचार याचिका है उसी पर ही सभी व्यापारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार जनमानस से जुड़े और विशेषकर आधी आबादी से जुड़े मुद्दों को लेकर काफी काम कर रहे हैं। अभी सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीनेशन होना है उस पर भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब एक और नया स्टेप, और वो स्टेप है उन बच्चियों के लिए, उन युवतियों के लिए जो गांव में रहती हैं और जिनको माहवारी के दौरान पैड उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और वो बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे इसी मुद्दे पर, वहीं से प्रेरणा लेकर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ग्रामीण बच्चियों को माहवारी से संबंधित बीमारियों से बचाने के लिए बीड़ा उठाने का मन में संकल्प लिया। राज्यसभा सांसद और मुख्य सचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपने प्रयास तभी से शुरू कर दिए थे और उनके अथक प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि विभिन्न बालिकाओं के स्कूल में, पीएम श्री विद्यालयों में 55 सैनिटरी पैडिंग मशीनों का वितरण सोमवार को विकास भवन में हुआ और उन्होंने प्रधानाचार्यों को करीब 25 लाख की कीमत की 55 वेडिंग मशीनों की चाबियां सौंपी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि गांव में बच्चियों को स्वस्थ रखने के लिए ये सबसे पहला कदम है। पीरियड्स के दौरान होने वाली घातक बीमारियों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को आप तब से देख सकते हैं जब उन्होंने इसे गांव में उतारने का प्रयास किया। 25 लाख की कीमत की ये मशीन गांव में पीरियड्स के दौरान होने वाली बीमारी को रोकने में कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि सभी को हाइजेनिक पैड मुफ्त में उपलब्ध होंगे। और स्कूलों के जरिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बालिका जागरण अभियान टूवर्ड्स सैनिटरी पैड चलाया है। जन औषधि केंद्र पर जो 1 रुपए में एक सैनिटरी पैड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से मिलता है, यह उसी योजना की तर्ज पर एक नई योजना है जो गांव में उन इलाकों में पहुंचेगी जहां पर माहवारी को लेकर, पीरियड्स को लेकर नई बच्चों में जागरूकता का अभाव है और वो गंदे और पुराने कपड़ों का प्रयोग करते हैं। इस मौके पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, यूनिसेड की मदद से मिलकर 75 सैनिटरी पैड वेडिंग मशीन उन्होंने प्राप्त की है, जिसमें से 55 मेरठ के पीएम श्री विद्यालय, बालिकाओं के स्कूलों में और कस्तूरबा हॉस्टल्स में भेजी जा रही हैं। सैनिटरी पैड वेडिंग मशीन मिलने के बाद बीएसए आशा चौधरी ने आशा जताई है कि हर साल की तरह इस साल भी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्राथमिक विद्यालयों को सहयोग देने का अपना वायदा निभाएंगे और इसके लिए वो मन से उन्हें धन्यवाद देती हैं। पिछले साल डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 1500 स्कूल बैग उन गरीब बच्चों को दिलवाए थे जिनके पास बैग नहीं है। इस बार भी उन्होंने वादा किया है कि वो स्कूल बैग के साथ मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए सहयोग करने जा रहे हैं। मुख्य सचेतक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसे की बर्बादी ना हो इस बात का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। आपको बता दें, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अथक प्रयासों से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने यूनिसेड के साथ मिलकर 25 लाख की कीमत की 55 सैनिटरी पैड वेडिंग मशीनें प्रधानाचार्यों को विकास भवन में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के माध्यम से सौंपी हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक ऐसा संस्थान है जो पेट्रोलियम विभाग के साथ मिलकर उनको मशीनरी संबंधी सारी सहयोग करता है। उस कंपनी ने हमारे प्रस्ताव पर 75 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन मुझको उपलब्ध कराई है।
ये मशीन को प्राप्त करने की प्रेरणा मुझे मिली थी 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा की थी, वहां से प्रेरणा प्राप्त हुई थी और आज उसमें ये सफलता मिली है। 55 ये बटी है मेरठ में, इसके बाद गाजियाबाद में कल 7 बटेंगी, ऐसे ही जिला उन्नाव में और कानपुर देहात में कुल मिलाकर 75 मशीन उत्तर प्रदेश में ये बटेंगी। महिला लड़कियों के स्कूल, बच्चियों के स्कूल में जाएगी, पीएम श्री स्कूल में जाएगी और वहां पर ये 6 महीने की तो साथ में पैड दिए गए हैं और बाद में स्टेट गवर्नमेंट की एक योजना है उससे इनकी फिलिंग हुआ करेगी। कुल मिलाकर जो चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की थी, जो 1 रुपए में सैनिटरी पैड जनौषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराया था, उसी तरीके का एक प्रयास गांव में, सुदूर गांव में जो स्कूल हैं, वहां की बेटियों को सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए किया गया है। निश्चित तौर पर सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास प्रोजेक्ट चाहिए जो जनता के लिए हितकारी हो और जनता को तत्काल लाभकारी। इसलिए प्रोजेक्ट बनाना और उसके लिए उचित स्थान तक जाना और जाने के बाद उसका प्रयास करके लाना और उपयुक्त व्यक्ति तक, पात्र व्यक्ति तक उसको पहुंचाना, वो काम हमने आज किया है और आगे भी ये काम हमारा चलता रहेगा। अभी इसके बाद कुछ ही दिन में 80 मोटराइज्ड व्हील चेयर मिली है, 40 मेरठ के लिए, 40 गाजियाबाद में देंगे। 80 मोटराइज्ड व्हील चेयर बहुत बढ़िया क्वालिटी की, जो रईस लोग खरीद सकते हैं उस क्वालिटी की है, जो आम लोगों को मिलेगी। प्रशासन को हमने कहते हैं कि 40 लोग छांट लो और उन 40 लोगों को भी ऐसे कार्यक्रम करके मोटराइज्ड व्हील चेयर करते। और हमारा गांव जो है वो अल्पसंख्यक गांव है, बहुतायत में वहाँ अल्पसंख्यक है और वहाँ गरीब जो बच्चियां हैं वो कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पैड की व्यवस्था हो नहीं पाती है और जब कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि किस तरह की प्रॉब्लम होती है उन्हें। इस मशीन से वो अपने जीवन को एक सुखद अनुभूति दे सकती हैं, क्योंकि ये जो परेशानी है, ये जो एक तरह से बच्चों को होने वाली मानसिक अनियमितता से जो प्रॉब्लम होगी उससे बचाव हो सकता है उनका। चैन स्नैचिंग की घटनाओं में कमी आई है या नहीं आई है, ये आप डिसाइड करिए। चैन स्नैचिंग करने वालों पर पुलिस ने कहां पर कब्जा कसा है, ये आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल माफिया जो शरद कुमार है, उसी की तरह अब मेरठ पुलिस ने स्वाट टीम के साथ, नौचंदी थाना पुलिस के साथ एक ऐसे ही माफिया को गिरफ्तार करने की एक छोटी सी कोशिश की है। मुठभेड़ के बाद पुलिस और टीम ने परवेज आलम नाम के एक बड़े चैन स्नैचर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जो गोली लगने से घायल हुआ है। एसपी सिटी ने पीसी में बताया कि इस शातिर अपराधी का नाम परवेज आलम है और जो जानकारी उन्होंने दी है वो चौंकाने वाली है। परवेज मेरठ एनसीआर में अब तक 200 से ज़्यादा चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और 113 मुकदमे उस पर दर्ज है। बड़ा सवाल यह है कि उसके घर पर बुलडोज़र क्यों नहीं चला है, जबकि वो कई बार जेल भी जा चुका है। ना तो मोबाइल माफिया शरद के घर के ऊपर बुलडोज़र चला है और ना ही परवेज के घर पर भी बुलडोज़र चल रहा है, जबकि उसके ऊपर 113 मुकदमे दर्ज हैं और चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने के साथ साथ ये एक गिरोह भी संचालित कर रहा है। छोटा सा मुनाफा एक बड़ा सा अपराधी कर रहा है। चैन स्नैचिंग की घटनाओं को उसने पूरे मेरठ में फैला रखा है और अंजाम देता रहता है अपने साथियों के साथ। जो बड़ा खुलासा परवेज आलम ने पुलिस के साथ मिलकर किया है वो ये है कि मेरठ के भूड़ बहराल के सर्राफा अंकुर सैनी को ये चोरी की चैन बेच देता था। अंकुर कम दाम में चैन खरीदकर उसे सर्राफा बाजार में अपनी सेटिंग गेटिंग से 6 दुकानों पर गलवा दिया करता था और मिलने वाला मुनाफा अपने पास रख लेता था। अब अंकुर सैनी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रयास कर रही है। परवेज चैन लूटने की घटना को अंजाम देने के बाद अपना मोबाइल और घर और वाहन भी बदल लिया करता था। पुलिस ने सर्राफा व्यापारी अंकुर सैनी को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हमें विश्वास है कि अंकुर सैनी को मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर ही पुलिस जमानत दे देगी, क्योंकि पहले भी जितने सर्राफे मथुरा कांड से लेकर मेरठ के सर्राफों को पकड़ा गया है उनको 24 से 48 घंटे के अंदर जमानत मिलने के बाद उनके हौसले बुलंद हैं और दूसरे सर्राफा व्यापारी भी
चोरी का सामान खरीदने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ईमानदार सर्राफा व्यापारियों को काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले थाना नौचंदी क्षेत्र में एक डॉक्टर के साथ चैन छिनैती की वारदात हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना नौचंदी पुलिस और जो शहर की स्वाट टीम है उसे लगाया गया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें 2 लोगों की पहचान हुई थी, जिनका नाम परवेज आलम और अंकुर सैनी थे। जो परवेज आलम है वो एक बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर अभी तक फिलहाल हमें 113 से अधिक मुकदमे पंजीकृत मिले हैं। इसने कबूला है, करीब 200 से अधिक घटनाएं कबूल चुका है। ये जो आसपास के जिले हैं हमारे दिल्ली एनसीआर के, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन सभी जगहों पे एक्टिव था। कल जो पुलिस है इसे जब रिकवरी के लिए लेके जा रही थी तो ये हंसराज चौराहे के पास एक पेड़ के पास इसने बताया था कि इसने जो अपने जो लूटी हुई ज्वेलरीज हैं और जो कुछ पैसे हैं जो उसको मिले तो वहाँ छुपा रखे हैं। उसी समय वहाँ पे इसने जब रिकवरी की जा रही थी, इसने वहाँ पे एक तमंचा भी छुपा रखा था, जिसके थ्रू इसने पुलिस में फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं इसका दूसरा साथी अंकुर सैनी है। अंकुर सैनी प्रतापपुर के भूड़ बड़ाल में एक ज्वेलर का काम करता है। पूछताछ के दौरान बताया कि जो ये परवेज आलम है, ये पहले 2014 में जो 14 से इसने शुरुआत की थी फोन छिनैती से, उसके बाद लगातार ये एक्टिव था, कई बार जेल जा चुका है। इसने धीरे धीरे चैन स्नैचिंग पे भी अपने हाथ आजमाए। 2017 के बाद से मल्टीपल टाइम्स जेल गया है। 2020 में एक हसीबुल नाम का व्यक्ति था, जिसके साथ ये उस समय ये करोलबाग का रहने वाला है। हसीबुल करोलबाग में इसकी दुकान है। ये रहने वाला वेस्ट बंगाल का है। उसको ये अपने जो भी स्नैचिंग किए हुए ज्वेलरी होती थी वो इसको बेचा करता था। 2020 में वो भी जेल गया था। उसके 2020 में जेल से वापस आने के बाद जो परवेज है उसकी मुलाकात अंकुर सैनी से हुई। परवेज की बहन का घर मेरठ में था, इसलिए अक्सर वो यहाँ पे आया करता था। जो अंकुर सैनी है वो ज्वेलर था, इसके थ्रू कांटेक्ट में आता था। ये अपने जो भी ज्वेलरी ये लूट के लाता था, छीन के लाता था, वो इसको दिया करता था। उसके बाद अंकुर सैनी सराफा मार्केट में आता था, वो बताता था कि मैंने इसको वेरीफाई कर लिया, आप इसको पिघला दो। कई दुकानों पे इसने अपने जो ज्वेलरी है वो पिघला दिया करता था। उसके बाद जो पैसा था वो इससे ले लिया करता था। इसने अभी तक जो कबूला वो 113 मुकदमे हमें जो लिखा पढ़ी में हमें मिले हैं। 113 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं इसके खिलाफ। जुर्म इसने 200 से अधिक मामलों का कबूला है कि इसने किया है। इसका मॉडस ऑपरेंडी था कि ये नई बाइकें था, ये बाइक खरीदता था, बिना नंबर प्लेट की बाइक होती थी वो लेता था। जैसे इस वाली घटना में यामाहा एमटी बाइक है जो करीब जिसकी कीमत 2 लाख के आसपास है, वो इसने खरीदी थी और उस बाइक का यूज इसने इस घटना में किया था, ताकि अगर रास्ते में कभी कोई चेकिंग भी होती थी तो ये बता देता था मेरा पास नई बाइक है, कागज इसके पास हुआ करते थे और ये वहां से उसके निकल जाया करता था। आबूलेन व्यापार संघ के होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आबूलेन व्यापार संघ के एक गुट के प्रदीप कुमार गुप्ता पैनल के सभी पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और आरोप लगाते हुए कहा कि आबूलेन व्यापार संघ के संरक्षक दूसरे गुट से मिले हुए हैं और उनके गुट के विरोध में खड़े हुए हैं। प्रदीप कुमार गुप्ता गुट ने आरोप लगाया कि 1 सप्ताह पहले उन्होंने जो हिसाब दिया था उसमें फर्जीवाड़ा प्रतीत हो रहा है। जो 211 सदस्यों की वोटर लिस्ट दी गई है उसमें भी गड़बड़ झाला है। इसका खुलासा तब हुआ जब उन्होंने एक दुकान पर जाकर सत्यापन किया और लिस्ट बनाई तो 170 सही लोग पाए गए। बाकी के जो 40 से ज़्यादा नाम हैं वो फर्जी तरीके से इसमें शामिल किए गए हैं। 30 व्यापारियों की तो वोट ही नहीं बनी है। संरक्षक चुनाव अधिकारी उन व्यापारियों की सुन भी नहीं रहे हैं। प्रदीप कुमार गुप्ता पैनल ने जिला अधिकारी से मांग की है कि जांच करवा कर निष्पक्ष चुनाव करवाने का रास्ता साफ किया जाए। हम यहाँ पे डीएम साहब के कार्यालय में इसी विज्ञप्ति लेके आए हैं कि हमारे यहाँ पे वोटर लिस्ट में धांधलेबाजी हुई हुई है, जिसमें करीबन 40 वोटें फर्जी पड़ी हुई हैं और कई लोगों की वोटें नहीं बनी हुई हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे ये फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, आबूलेन व्यापार संघ रजिस्टर्ड नहीं है और दिक्कत ये है कि वहाँ पे किटी पार्टी ग्रुप की तरीके से एक चीज़ चल रही है। और आज कई सालों बाद 27 सालों बाद चुनाव की घोषणा हुई है और आज चुनाव जैसे हो रहे हैं तो उसमें धांधलेबाजी पूरी तरीके से वो लोग कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी भी उनका है, यहाँ तक कि पूरे संरक्षक भी उनके हैं और चुनाव अधिकारी अपने ही निजी स्थान पर चुनाव करा रहे हैं। माल रोड स्थित IIMT पर भाजपा महानगर महिला मोर्चा द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया,
जिसमें मुख्य वक्ता साध्वी निरंजन ज्योति रही। उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये समय की मांग है। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और महानगर समन्वयक एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष करुणेश नंदन गर्ग भी उपस्थित थे और उन्होंने भी अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के सफल संचालन में कार्यक्रम की सह संयोजिका ने विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका शहर विधानसभा संयोजिका अनीता विद्यार्थी और रुचि गर्ग ने निभाई। महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष गीता शर्मा और जिला महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू सेठी ने भी इसमें शिरकत की। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष वर्षा कौशिक, ममता मित्तल के साथ कई मुख्य महिला वक्ता शामिल थी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वंदे मातरम के लिए मैं यहाँ से देश की आजादी के लिए क्रांति की आवाज उठी थी। एक आवाज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उठाई है। इस देश को विकसित बनाने के लिए विधानसभा लोकसभा का एक साथ चुनाव, नगरीय और ग्रामीण का एक साथ चुनाव होना, 100 दिन के अंदर इससे 5 साल सरकारों को काम करने का अवसर मिले और इस देश के अंदर जो पैसे का अपव्यय होता है, पैसा वेस्ट जाता है, उसकी बर्बादी रोकी जा सके, समय रोका जा सके। जो ताकत हमें विकास में लगाना है, जो ताकत हमें देश को विकसित राष्ट्र बनाने में लगाना है, उस ताकत को हम चुनाव में लगा देते हैं। हर साल किसी न किसी देश के कोने में चुनाव होते रहते हैं, जिसके कारण इलेक्शन आयोग और सुरक्षा एजेंसी यानी सारी एजेंसी को लगना पड़ता है। इसके कारण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महामहिम राष्ट्रपति निवर्तमान रामनाथ कोविंद जी को उसका चेयरमैन बनाया। पूरी समिति ने हर राजनीतिक पार्टी से परामर्श किया। कुछ एक राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने असहमति जताई है, बकाया आधे से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों ने सहमति जताई है। एक साथ चुनाव होने से बहुत सारे पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी और देश के विकास में वो रास्ता रोड़ा नहीं अटकेगा। क्योंकि एक घोषणा हो जाती है, सूचना लागू हो गई, फिर उसका काम नहीं हो सकता है, काम रुक जाएगा, फिर वो काम कब बनेगा, कब अटके, कब लगेगा, इसमें बहुत टाइम लगता है। एक साथ सूचना लागू हुई, चुनाव निपटा और काम 5 साल बराबर चलते रहेंगे। इस सुझाव लेने के लिए मैं मेरठ की मातृशक्ति के बीच में आई हूँ। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने विकास भवन सभागार में आईजीआरएस की समीक्षा बैठक में कहा कि जितनी भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उन्हें निश्चित समय में संबंधित विभाग के अधिकारी निस्तारित करें और कोई शिकायत डिफॉल्टर श्रेणी में ना आए। लंबित संदर्भों का संतोषजनक और गुणवत्तापरक निस्तारण तय समय में होना चाहिए और साक्ष्यों के साथ पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। डीएम ने कहा है कि शिकायतकर्ता से फोन पर बात भी की जाए और शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। शिकायतों का निस्तारण शासन की प्राथमिकता में शामिल है। अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर शिकायतों की वास्तविकता स्थिति देखें और फिर निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सोमवार से शुरू हुई परीक्षाओं के पहले ही दिन कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को करीब से जाना। कुलपति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिग्री कॉलेज और मेरठ कॉलेज परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और परीक्षा हॉल में जाकर छात्रों से बातचीत की और परीक्षा संचालन की बारीकियों को गहनता से जांचा। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी, उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण, परीक्षकों की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने स्पष्ट शब्दों में आदेश दे दिया है कि नकल मुक्त और पारदर्शी परीक्षा विश्वविद्यालय प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है। किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता और नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना भावनगर क्षेत्र की संजय विहार कॉलोनी में बीती 21 अप्रैल को सिलेंडर फटने से फैन बॉक्स फैक्ट्री में जो आग लगी थी, इसमें 4 मजदूर झुलस गए थे। उसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है। यहां पर भावनपुर थाना क्षेत्र में मालिकों के ऊपर पुलिस के साथ सेटिंग गेटिंग कर मजदूरों के खिलाफ काम करने के आरोप लग रहे हैं
और मजदूरों का आरोप है कि उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है, मालिक उनको देखने नहीं आया है और साथ ही साथ मजदूरों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो अपना केस वापस ले लें। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में मजदूरों की सुरक्षा से संबंधित कोई भी मानक नहीं पाए गए हैं। ऐसे में फैक्ट्री के मालिक बार बार मजदूरों को धमकियां दे रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने केस वापस नहीं लिए तो जो उनकी महीने की तनख्वाह है और जो थोड़ा बहुत मुआवजा वो देते वो भी नहीं देंगे। आपको बता दें कंप्रेसर फटने से जो फैक्ट्री में आग लग गई थी उसमें 4 मजदूर कुलदीप, जुनेद, सीता और कश्मीरी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से 2 लोगों की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई है। अपना जिला के इस ताज़ा तरीन बुलेटिन में आपसे वादा है, खबरों के साथ खेल नहीं होगा। खबरों में जो खेल होता है उसका हम पर्दाफाश करेंगे। इसीलिए अपना जिला प्योरली एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा ऐप है जो आपको बताएगा कि खबरों में खेल कैसे होता है और जनता की आवाज़ कैसे दबाई जाती है और जनप्रतिनिधियों से जनता की क्या क्या आकांक्षा है। बने रहिए अपना जिला के साथ, क्योंकि छोटी छोटी खबरें तो आपके पास पहुंच रही हैं, बड़ी खबरें भी बहुत जल्द पहुंचेंगी। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।